जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन छोटे बड़े तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। और जैसा कि यहाँ पे वो मेरे सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और पढ़ाई भी हम लोगों ने साथ में की है। तो यहाँ पे मैं आज बता दूं कि आज से आपको प्रॉपर रेगुलर क्लास मिलने वाली है। तो यहाँ पे पहले तो वो मेरे सभी भाई बहन हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे राहुल भैया किसी का आंसर ए कर रहे हैं, अमन सिंह है अपना नाम बता रहे हैं अमन। तो भैया अमन आपका नाम ले लिया है मैंने। सचिन भैया हैं भाई, क्लास कब से होगी? भाई आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और यहाँ पे सीमा है, जय हिंद बोल रहे हैं, रंजीत सिंह हैं, रंजीत भैया हैं। और यहाँ पे ये कौन है? चंदेलगिरी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 राम सेतु क्या है परियोजना। अच्छा, कि राम सेतु परियोजना के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे ये कौन है? भारत गुप्ता। और यहाँ पे पंकज भैया हैं, संतोष भैया हैं, सीमा है। और यहाँ पे ये कौन है? चांदनी शर्मा। थैंक यू सो मच सर, हैप्पी दिवाली बेटा आपको भी। और यहाँ पे ये कह रहे हैं टीचर जीके एंड जीएस के शिवम सर जी जय हिंद, यू आर द बेस्ट टीचर। भाई सीमा कह रही हैं यू आर द बेस्ट टीचर जीके एंड जीएस के शिवम सर जय हिंद, जो बेटा जय हिंद। और यहाँ पे सौरभ भैया हैं जो प्रॉपर कमेंट करते हैं, शबीना है और के एम बाली हैं। और यहाँ पे दीपक भैया हैं, सोमन यादव हैं और सतीश भैया हैं, एम के मलिक हैं, गौरव हैं, निखिल तिवारी, अर्जुन प्रताप भाई बहुत मेहनत कर रहा है इस टाइम अर्जुन। और यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट हैं, और यह सबीना है, रमनदीप कौर हैं, मनोज भैया हैं। और यहाँ पे हमारे वो सभी दोस्त हो चुके हैं। और यहाँ पे ये कोमल एक कोई नए हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं अब बिना किसी देरी के अपनी क्लास में। और यहाँ पे दिया है नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नाम क्या है? तो भाई ये देखो आपके करंट का क्वेश्चन है। नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो नाम है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे याद रखना उसका नाम है ऑप्शन सी वातावरण। क्या है? ऑप्शन सी वातावरण। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्त देखो करंट का ये क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है? स्नूकर भाई मैंने तो कभी खेला नहीं है, लेकिन हाँ खेलते हुए देखा है ना। तो याद रखना इसमें 22 गेंदें होती हैं। कितनी गेंदें होती हैं दोस्त? 22, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से एलोरा की गुफा के निर्माण किसने कराया था? निम्नलिखित में से एलोरा की गुफा के निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राष्ट्रकूट वंश बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो चंदेल राजाओं लिखा हुआ है, इनसे याद रखना इन्होंने उसका कराया था खजुराहो मंदिर का। किसका कराया था? खजुराहो मंदिर का कराया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ दिया है किस यंत्र द्वारा हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है? किस यंत्र द्वारा हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है? तो यहाँ पे कौन सा वो यंत्र है देखो जानने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि आपका जो सही जवाब है वो एनीमोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी एनीमोमीटर। देखो लगभग सभी का आंसर सी आ रहा है ना। तो एनीमोमीटर है। अगर आपने बैरोमीटर को टिक किया था, बैरोमीटर को, तो बैरोमीटर जो है ये क्या करता है? ये वायु दाब को नापता है, ये वायु दाब को नापता है, ये याद रखना। देखो और वायु हवा द्वारा शक्ति तथा गति की जो हवा की माप होती है वो एनीमोमीटर द्वारा होती है। और वायु दाब की जो माप होती है वो बैरोमीटर द्वारा होती है। और यहाँ पे लैक्टोमीटर जो दे रखा है ये भैया दूध की शुद्धता को मापता है। ये क्या करता है? दूध की शुद्धता को मापता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और देखो आज भैया दूज है ना। तो सभी बहनें अपने भाई को भाई दूज खिलाएंगी। और मैं अपनी बहनों से सिर्फ एक बात कहूँगा बेटा कि इस साल शादी का जोड़ा नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है पुलिस की वर्दी, है ना। आपके लिए क्या है? पुलिस की वर्दी इंपॉर्टेंट है। तो इस साल पापा को बोल दो कि शादी का जोड़ा नहीं चाहिए हमें चाहिए पुलिस की वर्दी, जिसके लिए हम पापा अपना 100% समय
दे रहे अपनी पढ़ाई को, है ना बेटा। कुछ दिन भूल जाओ टिकटॉक और ये सब रील्स वगैरह, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और जैसे ही नौकरी मिल जाए ना, आपको पुलिस की वर्दी मिल जाए, फिर आराम से टिकटॉक देखो, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे देखो दिया है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट है ना, करंट का क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखना भैया, ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये याद रखना, ये कब से कब तक हुआ है, तो वो भी आप देखो नोट कर लो अगर नोट्स बना रहे हो। ये 25 से 29 सितंबर तक चला है। कब से? 29 सितंबर तक चला है ग्रेटर नोएडा में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है दक्षिण पश्चिमी जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इनकी स्थापना, इनके मुख्यालय सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, जितने भी जोन हैं। यहाँ पे देखो आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा हुबली। हुबली भैया देखो, हुबली इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले तो ये हुबली याद रखना है, इसका जो है 2003 में स्थापना हुई थी, है ना, रेलवे जोन की, मुख्यालय की। अब दूसरा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है? वो भी आपका हुबली में है। कितना है? 1507 मीटर का लगभग है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे लंबा जो है वो हुबली में है और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी हुबली में है। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि हुबली कहाँ पड़ता है तो आप क्या बताओगे, कौन से राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इलाहाबाद बताओ किसका मुख्यालय है, कौन से उसका? तो याद रखना उत्तर मध्य रेलवे का। किसका? उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो आपका इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और इसकी भी स्थापना 2003 में हुई थी। और ये जो जबलपुर है, जबलपुर भी आपको याद रखना है, ये पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। किसका? पश्चिम मध्य रेलवे का। इसकी स्थापना अगर बात करेंगे तो इसकी भी स्थापना 2003 में हुई थी, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का आरंभ पूछा गया है। शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ये सब अपना तैयार कर लेना, है ना। तो हिजरी संवत का जो आरंभ है वो 622 ईसा में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे 622 ईस्वी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 78 ईस्वी जो देख रहे हो, ये तो आपको पता ही है, ये किसका हुआ था भाई? ये आपका हुआ था शक संवत का। किसका हुआ था? शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये भी राजा कनिष्क के समय में, ऐसे आप याद रखना। और ये जो 57 ईस्वी पूर्व है, ये इसमें किसका हुआ था? तो इसमें याद रखना विक्रम संवत का हुआ था। किसका? विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। तो इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रश्न का जवाब आपका सी हो जाएगा, 622 ईस्वी। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्न में से बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। निम्न में से बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है वो कब लागू हुआ था। तो और कौन गवर्नर जनरल था, ये भी बताना अगर पता हो, और नहीं पता है तो नोट कर लो। देखो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सही जवाब आपका 1793 हो जाएगा। ऑप्शन ए 1793 में हुआ था, ठीक है ना, ये भी याद रखना। और वो था लॉर्ड कार्नवालिस, हाँ कार्नवालिस, ठीक है ना, लॉर्ड कार्नवालिस के वहाँ का वो गवर्नर जनरल था, उसके शासनकाल में हुआ था। तो ये भी याद रखना। और बंगाल का प्रथम जो विभाजन है ना, वो भी याद रखना 1905 में हुआ था। जो प्रथम विभाजन है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1905 में। तो ये भी आप याद रखना। और देखो 1918 में तो वो हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, है ना। मैं यहाँ पे खेला लिख रहा हूँ, खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह अगर पूछा जाएगा तो ये भी आप बता देंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ दिया विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, है ना। उनकी वो उनके साहित्य वो कौन सा था? गीतांजलि, है ना, गीतांजलि के लिए। तो ये तो आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला था? सीवी रमन जी को मिला था। किसे मिला था? सीवी रमन जी को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन शॉर्टकट में लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना। और कब मिला था इन्हें वो भी याद रखना, 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930
30 में मिला था। तो ये भी देखो आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, ठीक है ना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति जी कौन थे। स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति पूछे हैं। तो प्रथम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे हो गए। दूसरे जो हैं वो यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, हाँ ये दूसरे हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तीसरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा श्री बारहगिरी वैकेंट गिरी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बीबी गिरी आपको लिखा हुआ मिले या श्री बाहर गिरी वैकेंट गिरी, ठीक है ना, या बीबी गिरी। तो आप समझ जाना कि ये भारत के चौथे राष्ट्रपति जी थे। और आपसे अगर ऐसे पूछ दे कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए कि युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना। तो तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ऑप्शन बी यहाँ पे देखो, ये याद रखना कहीं पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तंबाकू मुक्त युवा अभियान, भाई इसे एक बार नोट कर लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं। तो भैया यूरोप के खेल का मैदान जो है वो तो स्विट्जरलैंड है। क्या है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे डेनमार्क जो है, इससे भी याद रखना, इसे बोलते हैं डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना, डेनमार्क को। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कतर देश की राजधानी क्या है। देखो आपसे हो सकता है राजधानियाँ भी पूछ ली जाए, एक हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया, कतर देश की राजधानी आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, दोहा। दोहा क्या है, कतर देश की राजधानी है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने जेरूसलम को टिक किया था, तो उनको मैं बता दूं कि भैया जेरूसलम जो है वो इजराइल की है। किसकी, इजराइल की राजधानी है, ठीक है। मनीला बताओ किसकी राजधानी है, मनीला। तो याद रखना ये फिलीपींस की है। किसकी है, फिलीपींस की है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है। तो याद रखना भैया, इसे आप यहाँ पे सर क्रीक बोल सकते हैं। सर क्रीक यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखो पश्चिमी बिंदु ये कहाँ पर पड़ता होगा, मैंने उस दिन आपको पूरा ग्राफ में समझाया था ना कि भैया ये आपका जो पूर्वी है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जो पश्चिमी है वो आपका गुजरात है, जो उत्तरी है वो आपका लद्दाख है, और जो दक्षिणी है वो आपका क्या है, तमिलनाडु। बताओ कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखो कौन सा पूछा है, पश्चिमी बिंदु। तो भैया ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, सर क्रीक गुजरात, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है ना। अगर आपसे अब पूर्वी बिंदु पूछा जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है, तो भैया जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। किबिथु जो ऑप्शन ए में दिया है, ये कहाँ पर पड़ता होगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता होगा, है ना। अब यहाँ पे इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल, देखो दो बचे हैं और ज़्यादातर कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है ना। तो याद रखना दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम मतलब कि ये वाला सबसे लास्ट वाला, ये है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। और इंदिरा कॉल जो है ये है भैया आपका पूर्व पश्चिम उत्तरी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आप सभी याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी फेयर कॉपी पे अच्छे से लिख लेना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप के तट रेखा की लंबाई कितनी है। अंडमान निकोबार द्वीप के तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो भैया यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप के तट रेखा की जो लंबाई है वो है 1912 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1912 किलोमीटर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। 1600 किलोमीटर जो है वो है गुजरात के तटरेखा की लंबाई। किसकी, गुजरात के। देखो ये नोट कर लो, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और देखो यहाँ पे जो 970 किलोमीटर दिया है ये भी किसी के तटरेखा की लंबाई है। वो कौन सा राज्य है भैया,
तो याद रखना वो है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में बना था, है ना। तो ये भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा तम्बाकू की खेती होती है यहाँ पे, है ना, तम्बाकू में सबसे आगे है आंध्र प्रदेश, तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। और देखो तमिलनाडु भी याद रखना, तमिलनाडु के तट की जो लंबाई है वो कितनी है, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो 906 किलोमीटर है। कितनी है, 906 किलोमीटर है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो पूछा जा रहा है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है। तो याद रखना भैया, यहाँ पे चोलामू झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, चोलामू झील, ऑप्शन ए। अब ये चोलामू झील जो है ये कहाँ पर स्थित है ना भाई, पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया, ये सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है बताओ, क्या गंगटोक है क्या सिक्किम की राजधानी। और देखो ये सोलामू झील जो है वो भी याद रखना, ये 5330 मीटर पर है। कौन सी, 5330 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सबसे भारत में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू। डल झील जो है ये कहाँ पर स्थित है बताओ, डल झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो भैया याद रखना ये कश्मीर में है ना, ये कश्मीर में है। अब यहाँ पे अगर सावर झील की बात करें, है ना, सावर झील की बात करें तो ये भैया राजस्थान में है, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे 17 क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा, हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी आवाज़ इस टाइम मेरी आवाज़ को कान सुन रहे हैं उनको इस बार 100% सफलता मिलेगी। इस बार उनको ज़रूर वर्दी मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है कि, और भगवान से ये प्रार्थना भी है कि आप लोग बहुत जल्दी सफल हो जाएं, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े हैं तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि क्लास जैसे ही आए सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपको बता दूं कि 5 से 6 तारीख के बीच में आपकी लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। 5 या 6 तारीख में आपकी लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में या शेयर करो, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिल्कुल दोस्त, और पढ़ाई पे अपनी ध्यान देते हैं। और यहाँ पे देखो हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है। 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखो ये आप ध्यान रखना भाई, करंट का क्वेश्चन है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का पूछा गया है कि जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, जो जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भैया जो जलोढ़ मृदा है ना वो लगभग सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितना, लगभग 40%। याद रखना ऑप्शन में आपको 40% दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी पाई जाती है, 40%। लिख लो, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जलोढ़ मृदा जो है 40% पाई जाती है। और यहाँ पे जो 15.20 दे रखा है ये काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी, है ना। इसमें सबसे अच्छी ये कपास के लिए होती है ना। कपास सबसे अच्छी कपास के लिए कौन सी मिट्टी होती है, काली, जो कि 15.20% पाई जाती है। 4.30% जो है वो कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। कितना, 4.30%। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 18.5% जो है ये लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, ये लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी याद रखना। और जो रेगिस्तान मृदा है वो कितनी पाई जाती है, तो वो याद रखना लगभग 4.3% के लगभग, है ना। 4-4.5% के लगभग पाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और इसके साथ में चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो आर्टिकल 279A हो जाएगा। आर्टिकल 279A यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लो इसे। और जो जीएसटी परिषद का मुख्यालय है
वो कहाँ पर है, पता है क्या आपको? नहीं पता है तो याद करो भैया, दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्त? दिल्ली में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें जो सम्मिलित सदस्य थे उनकी संख्या भी याद रखना 33 थी, है ना। इस परिषद में जो सम्मिलित सदस्य थे उनकी संख्या 33 थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे पूछा गया है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त हुआ था? भैया यहाँ पे जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 आपने पढ़ा होगा ना, धारा 370 जो थी उसका जो कब समाप्त किया गया, तो याद रखना 5 अगस्त 2019 को। कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल धारा जो है वो 370 जो है वो समाप्त कर दी गई है ना। लेकिन याद रखना भैया, इसमें क्या है ना, इसे जब मैंने गूगल पे चेक किया तो वहाँ पे दिखा रहा है कि जो 370 का खंड 1 है, जो इसका खंड का है ना, वो नहीं हटाया गया है, वो नहीं हटाया गया है ये। और दूसरा याद रखना, जो ये 370 है ये भाग कौन से भाग में आती है, वो भी याद रखना, भाग 21 में आती है। कौन से भाग में आती है? भाग 21 में आती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 370 हटा दिया, 370 का नहीं हटाया गया है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत कब हुई थी? तो भैया भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, ये 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। तो 1959 यहाँ पे 2 अक्टूबर आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। और इसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो ये भी आप याद रखना। और कहाँ की थी सर्वप्रथम? तो वो राजस्थान में की थी, है ना, राजस्थान के नागौर ज़िले में, नागौर ज़िले में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, नागौर ज़िले में की थी। तो बिल्कुल दोस्त, आपने सारी डिटेल को नोट किया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण खालिस्तान है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो क्या है? तो वो प्रथम यहाँ पे पूछा है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है वो ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो, मैं आपको बताऊं कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बना था। कौन बना था? मध्य प्रदेश बना था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो, यहाँ पे मैं आपको कोई पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ में बस क्वेश्चन एक्सप्लेन करने आया हूँ। मैं भी आप जैसा यार एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। और आप लोग अब मेरा सहयोग करेंगे तभी कुछ पॉसिबल है। और यहाँ पे देखो, बिल्कुल दिया गया है कि किस राज्य ने भारत का पहला 100% खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल किया है। तो भैया वो कौन सा राज्य पहला बताना है, पहला। वैसे तो आप उत्तर प्रदेश भी बता देंगे, आपका जवाब सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहला राज्य पूछा गया है। तो वो पहला राज्य बना था कौन? सिक्किम बना था दोस्त। कौन बना था? सिक्किम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये कब बना था? तो वो भी याद रखना, 27 मई 2016 में बना था। कब बना था? 27 मई 2016। सिक्किम यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, सबसे पुराना रेल भाप इंजन फेरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था? सबसे पुराना रेल भाप इंजन फेरी क्वीन का जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1855 में। कब हुआ था दोस्त? 1855। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे याद रखना, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। आप देखो, रंगोली जो है वो भी आप याद रखना, है ना, रंगोली भी आपसे पूछा जा सकता है। और डांडिया और गरबा जो है वो गुजरात से है। डांडिया और गरबा जो है वो गुजरात से है। राजस्थान से भी आप याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो राजस्थान से घूमर, है ना, घूमर। तो घूमर आप याद रखना राजस्थान से। एक वो नृत्य पूछा जाता है मुखौटा नृत्य, है ना, मुखौटा नृत्य। तो बताओ मुखौटा नृत्य। तो मुखौटा नृत्य जो है वो आपका कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, निम्न में से किस तिथि को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है?
किस तिथि को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस जो है भैया ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है ना। और 10 दिसंबर को तो वो मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, है ना, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 23 दिसंबर को बताओ, तो याद रखना किसान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? किसान दिवस। तो किसान दिवस भी आप याद रखना, ठीक है ना दोस्त। 23 दिसंबर को, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस और 11 को यूनिसेफ दिवस। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क पूछ लिया है, तो न्यूयॉर्क बताइएगा। न्यूयॉर्क जो है वो यहाँ पे सही जवाब आपने कर दिया होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ हडसन नदी। कौन सा? हडसन नदी। टाइबर नदी के किनारे बताओ, टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो वो है रोम। कौन सा? रोम स्थित है, ठीक है ना, टाइबर नदी के किनारे। और यहाँ पे इरावदी दिया है, इरावदी के किनारे तो मैंने आपको कई बार बताया यार, रंगून, है ना, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। तो रंगून जो है वो इरावदी के किनारे स्थित है, तो वो भी आप याद रखना। एक आपसे लंदन पूछा जाता है, लंदन, तो लंदन बताओ। लंदन याद रखना भैया, यहाँ पे आपका टेम्स हो जाएगा, है ना, टेम्स। और देखो एक आपसे वो पूछा जाता है एवन नदी के किनारे, अरे कौन सा? ब्रिस्टल, है ना, ब्रिस्टल पूछा जाता है एवन नदी के किनारे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है पंचमढ़ी पर्यटन नगर किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी बताओ भाई। ये तो देखो कई लोग तो जा चुके होंगे यहाँ पे, है ना। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है भैया ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? MP, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल हैं, सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होती है। इसके सोयाबीन के ही नाम से सोया प्रदेश के नाम से बुलाते हैं, है ना। निमामिया से 8 चीते आए थे, कूनो नेशनल पार्क। ये सब चीज़ें आपको मध्य प्रदेश से याद रखनी है, क्योंकि पूछा जा सकता है। और देखो हिमाचल प्रदेश में आपका एक तो कसौली पूछा जा सकता है ना, कसौल, कसौल या कसौली लिखा हुआ मिलेगा। कुल्लू मनाली पूछा जा सकता है आपसे, धर्मशाला पूछा जा सकता है ना, और आपसे पालमपुर पूछा जा सकता है। ये सब कहाँ है? ये सब हिमाचल प्रदेश में। और देखो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी याद रखना आपका वो है, क्या बोलते हैं, मसूरी। सबसे ज़्यादा मसूरी याद रखना, मसूरी पूछा जा सकता है जो कि उत्तराखंड में है। गुलमर्ग पूछा जा सकता है। गुलमर्ग कहाँ पड़ता है दोस्त? कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। माउंट आबू पूछा जा सकता है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है भैया? राजस्थान में पड़ता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो वो है SBI। कौन है? SBI। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे दिया है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना रेल इंजन बनाने के लिए कब की गई थी? तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना रेल इंजन बनाने के लिए कब की गई थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे भैया ये 1 सितंबर 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1 सितंबर 1945 में की गई थी। तो ये भी आप याद रखना। और देखो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पूछा जा सकता है, उसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो पूछा जाएगा उसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव की स्थापना जो है वो 1945 में की गई थी। तो ये यहाँ पे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखना भैया ये हुआ था आपका कहाँ पर? चेन्नई में हुआ था। हाँ चेन्नई में। देखो एक आपका मद्रास में भी हुआ था, लेकिन वो 1904 में, ये भी हुआ था 1904 में, वो भी हुआ था, लेकिन ये पहला था और ये असफल रहा था, है ना। ये पहला था और असफल रहा था, तो इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि पहला जो था वो चेन्नई में हुआ था। और देखो एक आपसे उसका भी पूछा जा सकता है ACC, है ना। ACC सीमेंट बहुत लगा है घर में, लेकिन ACC का फुल फॉर्म पता है आपको? एसोसिएटर सीमेंट कंपनी लिमिटेड, है ना। एसोसिएटर सीमेंट कंपनी लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना जो है वो भी याद रखना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी ACC की स्थापना। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चीन के बाद दूसरे स्थान पर उत्पादन में हमारा भारत आता है, सीमेंट उत्पादन में, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर विश्व में चीन के बाद, चीन पहले नंबर पर आता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है।
सोने की रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? सोने की रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे सही जवाब जो है वो आपका जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूट को सोने की रेशा या गोल्डन फाइबर जो है उसके नाम से जाना जाता है। और भारतीय जूट निगम की जो स्थापना है निगम की है ना, भारतीय जूट निगम थोड़ा पता है क्या ये बाहर मेरे बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किताब खोल के नहीं देखी है, इन्हें सिर्फ डिस्टर्ब करने में मज़ा आता है ना। और अगर मैं इनको कुछ कहूँगा तो अभी फिर वही है, तो इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि 1-2 दिन और है, उसे सही से हैंडल कर लिया जाए। अब जो है सो है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। और देखो, इसकी स्थापना याद रखना 1971 में हुई है, 1971 में हुई है, तो ये भी याद रखोगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। यहाँ पे देखो दिया है, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था है। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था है, कौन सी है भाई? अब तो पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके नीति आयोग आ गया है ना। कब आया था? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है ना, नीति आयोग कर दिया इसे। लेकिन यहाँ पे बताना है कि जो पंचवर्षीय योजना है उसका अनुमोदन करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया, निम्न में से अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिलते जुलते लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल सोच के सही जवाब देना है। देखो 3 तरीके के कार्ड आपने देखे होंगे पहले, जब राशन वाली दुकान पे केरोसिन लेने जाते थे या फिर अनाज लेने जाते थे, राशन लेने जाते थे, तो एक तो होता था पीला, है ना, पीला कार्ड। ये होता है भाई रईस लोगों का, है ना, जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं, तो इनका पीला होता है ना। उसके बाद एक आपका सफ़ेद कार्ड आता है ना, सफ़ेद कार्ड, जो कि मेरा भी है। ये क्या होते हैं? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं, है ना। तो ये सफ़ेद कार्ड हो गया। उससे नीचे आता है आपका अंत्योदय, देखा हो ऐसे कलर का ही होता है, लाल कलर का ही कार्ड, है ना। तो ये होते हैं लोग जिनको आप बोल सकते हो कि गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। तो गरीबों में सबसे गरीबों की मदद करना, ऑप्शन सी, है ना। अंत्योदय आप समझ गए होंगे कि ये गरीबों से भी गरीब, समझ लो ना। तो इनको अंत्योदय की श्रेणी में रखा जाता है और इन्हें लगभग शायद 35 किलो राशन गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने फ्री दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का जो उद्घाटन है वो किस राज्य में किया जा रहा है? तो भैया देखो, ये नया वन्य जीव अभ्यारण्य बना है ना, वर्धा। अब इसका उद्घाटन याद रखना, ये गुजरात में हो रहा है। कहाँ पर? गुजरात। अब यहाँ से इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये भारत में नया है ना। तो बिल्कुल आपके लिए हो सकता है पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। करंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ दिया है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यार यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और देखो कहते हैं ना कि सब कुछ लगा है दांव पे, अब रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और मुझे लगता है कि शायद मुझे इसीलिए लोग उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं मुझसे, क्यों मैं किसी को वापस जवाब नहीं देता हूँ, है ना, वापस जवाब नहीं देता हूँ। शायद इसीलिए लोग अपशब्द भी बोल देते हैं, लेकिन मैं उसे भी सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने जवाब दे दिया तो कोई फ़ायदा नहीं, समय जवाब देगा ना तो फिर आप उसको सुन नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं जिनसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आप कुछ भी कहें मैं आपसे नहीं कहूँगा। और मुझे पता है कि वो मेरी वीडियो को भी देखते हैं। और यहाँ पे देखो दिया है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो भैया यहाँ पे सीधा सा है कि गरीबी का मुख्य कारण यही होगा कि आय में असमानता, है ना। क्या होगा? आय में असमानता, है ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा बता दूं, देखो इसका पता क्या है कि राष्ट्रीय आय का जो बड़ा हिस्सा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है ना। तो इसलिए क्या है, सबको नहीं मिल पाता है। तो आय में असमानता अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। और बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है?
मतलब सिंचाई पर आधारित है। तो भाई देखो, बात बाकी तो बरसात से भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है वहाँ पे आपका 48.8% है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 1/3 है ना, 1/3 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निम्न में से कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निम्न में से कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। तो याद रखना ये बिलासपुर में स्थित है। मैं आपको बताऊँ ये ना, मैं ये जो PDF है ना, ये काफ़ी पहले बना चुका था, है ना, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन बस वही है ना, कुछ ऐसे लोग हैं लाइव में जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे। लेकिन कोई बात नहीं यार, समय है, कट जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, BN राव जी थे। कौन थे, BN राव जी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आपने भी यही आंसर किया होगा। इनको कब नियुक्त किया गया था, 1940 में। कब किया गया था दोस्त, 1940 में। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो वो भी याद रखना दोस्त, 7 थी। कितनी थी, 7 थी। देखो नोट करते हुए चलो, और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। 50 की जगह अगर आपने मेरे साथ सही से किया तो 200 क्वेश्चन तो मैं आपको रोज करवाता हूँ। बस आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, अगर भाई का सपोर्ट चाहते हो कि भाई का सपोर्ट हो जाए, और लाइक जरूर करना। और देखो यहाँ दिया है अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये हो जाएगा आपका तिराना में। कहाँ पर, तिराना। ऑप्शन सी। देखो करंट का क्वेश्चन है ना, करंट का है। ये पता कहाँ पड़ता है, ये भैया अल्बानिया में पड़ता है। तिराना कहाँ पड़ता है, अल्बानिया में पड़ता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, भारत के अभिषेक ने 61 किलो भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है, पता है आपको, कांस्य पदक जीता है। क्या, कांस्य पदक जीता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। भारत के अभिषेक ने 61 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक भी जीता है, इसलिए ये पूछा जा सकता है तिराना अल्बानिया। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले पे। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है, भैया फफूंदी है। फफूंदी किसे, तो यहाँ पे क्या बताओगे, अगर फफूंद बताता हूँ तो याद रखना भैया कवक, है ना। ऑप्शन ए फफूंद या कवक आप लगा देंगे, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, 8 क्वेश्चन बच रहे हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और यहाँ दिया है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। जो सेल है ना, सेल, ये नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, वो वैज्ञानिक कौन था, तो याद रखना भैया वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कब इसका वर्णन किया था, तो याद रखना 1665 में। कब किया था दोस्त, 1665 में वर्णन किया था इस नाम का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट हुक। स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। उत्तल दर्पण बनाने वाला उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है सॉरी। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो सदैव आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखो भाई बताओ, तो यहाँ पे देखो, इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है ना। इसको जो फोकस दूरी को निकालने का एक फार्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम MCQ में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 40 सेंटीमीटर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला पता होगा, F बराबर 1/2.5 है ना, यहाँ पे 2.5 दिया है। 2.5 बराबर में 0.4 मीटर है ना। तो फिर इसे कन्वर्ट करोगे तो यह आपको सॉल्व करने के बाद 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है निम्न में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है, तो वो है विटामिन सी। कौन सा है, विटामिन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। दूध में कौन से विटामिन नहीं पाए जाते हैं, तो भैया एक ही नहीं पाया जाता है, विटामिन सी।
फिर यहाँ पे विटामिन सी, ऑप्शन सी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी। भैया ये देखो हो सकता है पूछ लिया जाए, राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी नरगिस दत्त। कौन थी, नरगिस दत्त। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कहते हैं दोस्त कि ऑप्शन तो बहुत है मन को भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्न में से राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो भैया राजस्थान का जो हृदय है वो तो अजमेर को ही कहते हैं। किसे कहते हैं, अजमेर। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है निम्न में से तीर्थकार शब्द किस धर्म से संबंधित है। जैसे महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे, तो ये जो तीर्थकार शब्द है ये किस धर्म से संबंधित है, तो भैया जैन धर्म से ही संबंधित है ना। तो ये याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी भाइयों बहनों को मेरा जय हिंद।